क्लाइंट्स शुरू में हमने छोटे पकड़े, क्योंकि क्या होता है कि जिनके केसेस कोई नहीं लेता था उनके केसेस मैं लेता था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कोई चॉइस नहीं होती थी। छोटे केसेस से शुरू करते थे, कंज्यूमर केसेस इनिशियली लेते थे, लोगों की छोटे छोटे इश्यूज होते थे, उसमें ज़्यादा फीस तो आती नहीं थी, बट काम जो है हम अपना फुल डेडिकेशन से करते थे। एक हमारे पास केस आया था जिसमें 10,000 रुपये जो थी आय दिखाई थी हस्बैंड ने, और उसके ऊपर बन गई 1 लाख रुपए की मेंटेनेंस। खुद की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा, माइंडसेट। अगर आप यही सोचते रहोगे कि हम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, हम तो सिर्फ जो है स्ट्रगल ही है हमारे नसीब में, तब आप गलत सोच रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज लीगल अड्डा का खास एपिसोड। आज हम चर्चा करेंगे पहली पीढ़ी के वकीलों की, यानी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स की, जो बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड के इस क्षेत्र में कदम रखते हैं। उनके संघर्ष की, उनकी चुनौतियों की, और ये सवाल कि वे अपनी खुद की प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं, इन सब पर हम गहराई से नजर डालेंगे। आज हमारे साथ हैं एक जाने माने मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री नीतीश बागा जी। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा नीतीश जी, मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और मैंने वहां पे देखा कि आप पहले एचसीएल में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे, राइट। और उसके बाद आप एडवोकेसी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, मेरा ये था कि लॉन्ग टर्म में मुझे जॉब नहीं करनी है। बेसिकली मेरे को मतलब अपना कुछ करना था, तो लोग अपना के लिए बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो मुझे लगा कि लीगल फील्ड जो है वो मेरे को एक तरीके से एक इंडिपेंडेंस देगी अपना काम खोलने के लिए, और अपनी जो है पहचान बनाने के लिए एक तरीके से। उस टाइम मैंने सोचा था, अब 10-12 साल बाद हो रहा है, तो ये मतलब थिंकिंग से मैं आगे बढ़ा और मैंने फील्ड चेंज करी, तभी मैं लीगल फील्ड में आया। अच्छा, शुरुआती दिनों की सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स क्या, हर्डल्स क्या थी कि सीनियर्स के बीच में जगह बनाना, या कोर्ट प्रक्रिया को समझना, या फिर क्लाइंट को ढूंढना? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आपको शुरुआती दौर में फेस करनी पड़ी? ये सारी ही प्रॉब्लम्स थी इनिशियल स्टेज में, क्योंकि क्लाइंट ढूंढना, सीनियर से गाइडेंस, अपनी जगह बनाना, ये सारी ही प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व की हमने। क्लाइंट्स शुरू में हमने छोटे पकड़े, क्योंकि क्या होता है कि जिनके केसेस कोई नहीं लेता था उनके केसेस मैं लेता था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कोई चॉइस नहीं होती थी। तो छोटे केसेस से शुरू करते थे, कंज्यूमर केसेस इनिशियली लेते थे, लोगों की छोटे छोटे इश्यूज होते थे, उसमें ज़्यादा फीस तो आती नहीं थी, बट काम जो है हम अपना फुल डेडिकेशन से करते थे, उन क्लाइंट्स को जो है फुल रिलीफ तक ले जाते थे, और इसी से ही रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गई, और फिर बड़े क्लाइंट्स भी आने लग गए प्लेटफॉर्म हमारे से कंसल्ट करने के लिए। तो मतलब आप छोटा सोचिए, आप एक दिन में जो है बहुत बड़े लॉयर नहीं बन जाएंगे, ये सालों की प्रक्रिया है। तो जब आप छोटा सोचते हैं शुरू में, तो वो आपको जो है हेल्प करेगा आगे। आजकल सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको यूज़ करके फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने कैसे इन टूल्स को यूज़ किया अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए? देखिए, बार काउंसिल के रेगुलेशंस जो हैं वो लीगल अवेयरनेस पे जो है फ्री है। आप अब कितनी भी लीगल अवेयरनेस कहीं पे भी फैला सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को जानकारी नहीं होती केसेस के बारे में। मैंने क्या किया, मैंने जो है जानकारी देनी शुरू कर दी, जो भी मेरी रिसर्च होती थी, जो भी मेरे स्ट्रैटेजीज होती थी, आज भी मैं दे रहा हूँ, कई सालों से मैं देने लग गया। तो इससे क्या हुआ कि क्लाइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल लोग हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर हो गया कि ये वकील साहब जो है सही गाइड कर रहे हैं एक तरीके से हमें, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। और फिर लोगों के बीच में जो ट्रस्ट बैठा, तो उससे जो है हमें मेरे को क्लाइंट मिलने में फिर प्रॉब्लम खत्म होने लग गई धीरे धीरे, क्योंकि मैं जो है वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उनको एक लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक कोई किसी का केस फंसा हुआ है, उसमें मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ एक तरीके से। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, राइट। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं?
जैसे कि मैंने पहले बताया कि देखिए शुरू में तो आपको छोटा ही करना पड़ेगा, छोटा सोचना पड़ेगा और छोटा जो है एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप शुरू में ये नहीं सोचो कि आपके पास बहुत बड़ा क्लाइंट आ जाएगा और आपकी सारी फाइनेंशियल दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपको पहले उन लोगों को रिप्रेजेंट करना है जिनको कोई नहीं रिप्रेजेंट करना चाहता या वो फीस देने में आपकी असमर्थ है। इनिशियल स्टेजेस में बहुत प्रॉब्लम है, पर अगर आप छोटी छोटी चीजें भी करते रहेंगे ना, धीरे धीरे वो फिर क्या होगा कि ट्रस्ट आपका बनता जाएगा। क्योंकि आपके पास क्लाइंट की कमी क्यों है? क्योंकि आप लोग आप पे विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको क्लाइंटों की दिक्कत है और जो क्लाइंट है वो छोटे क्लाइंट आ रहे हैं आपके पास। तो जब आप अपना ट्रस्ट का लेवल बड़ा कर देंगे इनिशियल स्टेजेस में ही, तो आपको क्लाइंट की दिक्कत और पैसे की दिक्कत नहीं होगी कभी भी। अच्छा, सुनने में आता है कि कोर्ट में जो सीनियर वकील्स होते हैं या जजों के जो नए वकील आते हैं उनको कई बार कई बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। तो कभी क्या आपको ऐसा हुआ कि सुनने को मिला कि नहीं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है? देखिए मेजॉरिटी बहुत हेल्पफुल है, मैं आपको सही बताऊं। जो जिनके पास बहुत नॉलेज होती है और बहुत ज़्यादा जो है पहुंचे हुए हैं वकील, वो बहुत हम्बल होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। और मेरे को तो हमेशा हेल्प ही मिली है, मैं आपको सही बताऊं तो। कुछ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको जो है टॉन्ट करेंगे, जो जैसे आप बता रहे हैं, वो कुछ है, वो हर फील्ड में होता है। पर मेजॉरिटी बहुत अच्छे लोग हैं बार में जो आपकी हेल्प ही करेंगे। और जो जो माइनॉरिटी होते हैं उनका आपको ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। एक वकील के लिए, एक सफल वकील के लिए अपने क्लाइंट्स का भरोसा जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और मैं समझना चाहूँगा कि आपका वो पहला क्लाइंट कौन था जिसका भरोसा आपने जीता, और कैसे शुरुआत करी आपने? देखिए मैंने बहुत ही छोटा केस, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद भी बहुत छोटा केस पकड़े थे शुरू शुरू में। मैं सुनना चाहूँगा वो केस। हाँ, कंज्यूमर केसेस पकड़ा था मैंने, कंज्यूमर केस था वो, और वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में था। बहुत छोटा केस था उनका, 1-1.5 लाख का इशू था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने जो है, मैं आपको सही बताऊं, वो केस 10 साल चला। 10 साल। और मेरी प्रैक्टिस कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी 10 साल में। और मैं फीस भी बता ही देता हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 रुपये लिए थे उस केस के। केस क्या था? वो एक केस था जिसमें जो है एक ट्रैवल एजेंसी ने जो है प्रॉमिस किया था होटल्स बुकिंग का, और वो उन्होंने प्रॉमिस निभाया नहीं, क्वालिटी सर्विस नहीं दी। सिंपल केस था। तो ये केस हमने कंज्यूमर फोरम में लड़ा और जीता भी, मतलब 10 साल लग गए उस केस को जीतने में। वो मेरा पहला केस था और मैंने फीस भी बहुत नॉमिनल 10,000 रुपये चार्ज किया और मैंने पूरे 10 साल लड़ा वो केस। आप ये लगाइए कि मेरी प्रैक्टिस 0 से लेकर 10 ईयर्स में कहाँ से कहाँ पहुंच गई, फिर भी मैं वो केस लड़ा और एंड तक मैं जीता वो। तो इस लेवल को पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। चाहे आपका छोटा क्लाइंट है या आपका बड़ा से बड़ा क्लाइंट है, आपको सेम क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी, आपको सेम कमिटमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जल्दबाजी के चक्कर में जो है आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो है या ट्रस्ट अपना लूज कर सकते हो अगर आप आगे बढ़ते हो। तो ये सबसे छोटा केस था जो मेरे को बहुत इजीली मिल गया, और ऐसे कई केसेस मैंने लड़े थे इनिशियल स्टेजेस में जो एक फाउंडेशन बनी मेरी आगे की प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, कोर्ट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं, तो फिर आपने कुछ इंटरेस्टिंग केसेस लड़े हैं, उन कहानियों को सुनना चाहूँगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस हैं, जैसे कि अभी तो मैं ज़्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस लड़ रहा हूँ आजकल। उसमें जैसे ये होता है कि एक हमारे पास केस आया था जिसमें 10,000 रुपये जो थी आय दिखाई थी हस्बैंड ने, और उसके ऊपर बन गई 1 लाख रुपए की मेंटेनेंस। कैसे, क्या क्या केस था? ये केस ऐसा था कि हस्बैंड ने दिखाई कि 10,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ महीने का कोर्ट में, वाइफ साइड उस क्लाइंट के लिए ले आई कुछ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स और ये सब चीज़ें जो भी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले आई वाइफ साइड। तो कोर्ट ने देखा कि आप तो 10,000 रुपये कमा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपके तो लाखों की तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इधर उधर। तो कोर्ट ने गैस वर्क का फॉर्मूला यूज़ करके 1 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस बांध दी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जो आया था हमारे पास। इसकी अपील करनी थी ऑनेबल हाई कोर्ट में। हमने ऑनेबल हाई कोर्ट से स्टे लिया। हमने बताया कि 10,000 की इनकम पे 1 लाख रुपए मेंटेनेंस। हाई कोर्ट भी देख के हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो गया।
बट एटलीस्ट हमें कुछ रिलीफ मिला हाई कोर्ट से। फिर एंड ऑफ द डे वो केस सेटल हो गया, मतलब, और ये केस चला 18 साल, आप ये लगा लीजिए 18 साल चला। 18 साल केस चला। और इस केस में जब ये 1 लाख रुपए के एरियर्स बंधे थे, तो 1-1.5 करोड़ के तो एरियर्स ही एरियर्स थे। ये देखिए 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति पे 1-1.5 करोड़ के एरियर्स हैं और 18 साल वो केस चला है। अच्छा, एक समस्या जो देखने में आई है, या जो लॉ एजुकेशन है और प्रैक्टिस, क्या इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। देखिए थोड़ा सा ना लॉ जो प्रैक्टिस है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सिर्फ आपका जो है लॉ काम नहीं आता है, उसमें लीगल अवेयरनेस, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे लीगल अवेयरनेस फैलाता हूँ, उससे ट्रस्ट बिल्डिंग है, क्लाइंट जनरेशन, क्लाइंट कैसे आएगा आपके पास, कैसे ट्रस्ट करेगा, ये सब कोई नहीं सिखाता लॉ स्कूल में। ये आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ आपको लॉ पता है इस वजह से आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे। आप जो है अगर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हो, उनकी प्रॉब्लम पे सोल्यूशन दे सकते हो, तभी आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, सिर्फ लॉ पता होने से नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे जो है अपनी स्ट्रैटेजीज बनती हैं आपकी धीरे धीरे, जैसे ओवर द इयर्स आपकी पूरा वो बन जाता है कि क्या किस एरिया में आपको जो है अव्वल दर्जे का जो है क्वालिटी जो है रिजल्ट्स देने हैं। अच्छा, जो एडवोकेट्स आपको सुन रहे हैं, युवा एडवोकेट्स, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो खुद की प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं? देखिए खुद की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा, माइंडसेट। अगर आप यही सोचते रहोगे कि हम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, हम तो सिर्फ जो है स्ट्रगल ही है हमारे नसीब में, तब आप गलत सोच रहे हो। वो डायरेक्शन, पहले तो अपना माइंड पॉजिटिव करना है कि आप फर्स्ट जनरेशन हो तो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कोई भी एरिया में जा सकते हो, कोई भी एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई भी एरिया के क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं, आप बहुत बड़ी प्रैक्टिस भी बना सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के पास सपोर्ट है, कोई सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, वो जो है वही क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको बिलिंग का प्रेशर है, आपके पास कोई बिलिंग का प्रेशर नहीं है। आप अपने बेडरूम में भी ऑफिस शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कुछ साल पहले। तो आप अपने बेडरूम में भी ऑफिस शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक फैंसी ऑफिस डे 1 से चाहिए। तो सीखने को बहुत कुछ है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे आपके साथ कुछ चेंज नहीं होगा। जाने से पहले मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका ऐसा कौन सा 10 साल की प्रैक्टिस में ऐसा कौन सा केस था जब आपको लगा ये केस है जो माइलस्टोन है मेरे लिए, मतलब ये केस है जो सबसे इंटरेस्टिंग था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट? देखिए मेरे पास एक केस आया था कुछ साल पहले, जिसमें 110 लोग थे, 110 लोग थे जो आए थे, जिनको फ्लैट नहीं मिले थे। बिल्डर केस था ये, फ्लैट्स नहीं मिले थे, डिले हो गया था पोजीशन का। पहले तो मेरी उस लेवल की प्रैक्टिस ही नहीं थी कि मैं इतने सारे क्लाइंट्स को मैं इकट्ठे हैंडल कर पाऊँ। 100 क्लाइंट्स इकट्ठे आए, तो उसके लिए मुझे टीम हायर करनी पड़ी, कि टीम एक बनानी पड़ी। और तब मुझे समझ आया कि टीम की वैल्यू क्या होती है। जब आपके पास बड़े केसेस आते हैं और आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको टीम चाहिए। तो तब मेरे को बहुत बड़ा लेसन था कि टीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है लीगल प्रोफेशन में, लिटिगेशन में। क्योंकि कई लॉयर्स की प्रैक्टिस छोटी रह जाती है, क्योंकि वो सब कुछ ही खुद ही करना चाहते हैं। वो फाइलिंग भी खुद करेंगे, वो ड्राफ्टिंग भी खुद करेंगे, कोर्ट में हेयरिंग भी खुद करेंगे, सारी चीज़ें खुद ही करेंगे, कुछ भी जो है आगे नहीं देना चाहते या शेयर नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, टर्निंग पॉइंट था कि, और वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मेरी प्रैक्टिस जो है, जहाँ मैं सोचता था कि मैं छोड़ दूँ ये प्रैक्टिस, वो केस से मुझे लगा कि नहीं, इसमें मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। धन्यवाद नीतीश जी, और आपकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत रखें, करें और हिम्मत रखें तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।